बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी ए 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और सबसे पहले मौसम की सूरत हाल पर नजर डालेंगे जी, और आपको बताएंगे आज मौसम सारा दिन कैसा रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 13 और 9 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब बसाम सुल्तान की तरफ चलेंगे जो कि हमारे साथ और हमें मौसम की अपडेट्स बताएंगे। महकमा मौसमियात का क्या कहना है उससे भी आगाह करेंगे। जी बसाम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी सिमल, बिल्कुल। अगर हम शहर के मौसम के हवाले से बात करते चलें तो मामूली सर्दी में जो है वो इजाफा हो गया। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासब जो है वो 85% रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद जो है वो धुंध में भी जो है वो कदर इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 60% जो है वो आज बादल जो है वो सूरज को अपनी लपेट में लिए रखेंगे, यानी सूरज के साथ जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज और आने वाले हफ्ते में जो है वो बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं, जबकि फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो है वो बारिश की जो है वो पेशन गोई की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि फरवरी के अंदर जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि फरवरी के इख्तिताम पर जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो कदर कमी आएगी। जी शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहला इवेंट है जी बैटल ऑफ बैंड्स। अंडरग्राउंड जितने भी बैंड्स हैं वो परफॉर्म करेंगे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड लाहौर, और टाइमिंग है जी दोपहर 12 बजे। नेक्स्ट है जी कनकोजिया म्यूज़िक फ्रेड कॉन्सर्ट होने जा रहा है लाहौर में, और एक फेस्टिवल का अहतमाम होगा जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी होंगी। और अलहमरा ओपन एयर कदाफ़ी स्टेडियम इसका वेन्यू है। टाइमिंग है शाम 5 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी लेस्को सिस्टम की अपग्रेडेशन होगी, 2 लाख मीटर्स तब्दील होंगे। रीडिंग निजी शोबे के हवाले। पुलिस इन एक्शन, 85 अफराद गिरफ्तार, 4000 से ज्यादा पतंगे बरामद। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ड्यूटी के बजाय आराम करने लगे। और इलाज मुआवजा के मयार बेहतरी के लिए जनरल अस्पताल में मजीद 513 नर्सें तैनात की गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा और अकमल सोमरू। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और आज की हमारी लीड स्टोरी शाहिद सिप्रा आप ही की बीट से रिलेटेड है। लेस्को सिस्टम की अपग्रेडेशन होगी और 2 लाख मीटर्स तब्दील किए जाएंगे। रेडिंग भी निजी शोबे के हवाले करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। कल लेस्को चीफ सिटी 42 के मकबूल तरीन प्रोग्राम बोलो लाहौर में शिरकत उन्होंने की, और लाहौर ने उनसे बातें की और उनसे सवाल किए। और आप जानते हैं कि लेस्को के हवाले से कितने सवाल जो हैं वो हमारे जहनों में आते हैं जो हम पूछना चाहते हैं। सो अब कल ये दावा करके गए हैं ऑन एयर प्रोग्राम में लाहौरियों से, कब तक इस पर अमल दरामद होगा और क्या बेहतरी आएगी इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उन्होंने बात की है कि अपग्रेडेशन हो रही है, ये तो हो रही है, इस पर काम तो हो रहा है। इसमें अहम इशू क्या था कि मैं थोड़ा इसमें बैकग्राउंड में जाऊंगा कि 2 लाख मीटर जो हैं इनको तब्दील किया जा रहा है और इनको तब्दील किया जाएगा। इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा था कि गुज़श्ता दौर की अगर बात की जाए, जो बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे मुसद्दिक मलिक और साबिक जो लेस्को चीफ थे कैसर जमान, इनके दरमियान जो सर्द जंग थी उसकी बुनियाद पर 2 साल तक कंपनी ने अपने मीटर नहीं खरीदे। और 2 साल जब उन्होंने अपने मीटर नहीं खरीदे, ना सिर्फ उससे जो लोगों ने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं उनको नए कनेक्शन नहीं मिले, बल्कि उसके साथ साथ वो जिनके बारिश के ओवरलोडिंग की वजह से या किसी और इश्यू की वजह से उनके मीटर खराब हुए तो उनको तब्दील नहीं किया गया। कंपनी के रूल के मुताबिक उनको डिफेक्टिव कोड लगा दिया जाता है और महीने का औसतन बिल भेजा जाता है।
अब क्या हुआ, जब आप पीक सीजन में जाते हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त, और हमारे यहाँ जो सीजन है इसके मुताबिक तकरीबन 8 महीने आपकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, 8 से 9 महीने आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और 2 महीने जो है आपके 2 या 3 महीने आपके वो होते हैं जिसमें आप कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपनी एवरेज बिल भी भेजेगी तो वो भी ज्यादा आएगी। कंज्यूमर को ये कंप्लेंट होगी कि जब वो गर्मी के सीजन के हवाले से जहां पे आप 1000 यूनिट यूज कर रहे हैं और मौसम सरमा में 200 यूज कर रहे हैं, 9 महीने आप 600, 700, 1000 के करीब यूनिट यूज करते हैं, एवरेज भी आपको इतना आएगा। इस पे कंप्लेंट थी। अब क्या हुआ कि ये जब लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी आए थे, इन्होंने वही केस जो कि 2 दफा बोर्ड से रिजेक्ट हुआ था, दोबारा नया जो बोर्ड बना उसमें पुट किया, और 7,15,000 जो मीटर्स हैं सिंगल फेज उनकी उन्होंने वहां से मंजूरी ली। अब वो आना शुरू हो गए, अब मीटर्स की तब्दीली का काम शुरू किया गया। अब लेस्को चीफ ने ये कहा है कि हम मार्च 2 महीने चाहिए, 2 महीने में अगर ये 2 लाख मीटर तब्दील कर देते हैं जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया हुआ है, सिस्टम बेहतर होगा। ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन की जा रही है, 500 जो ट्रांसफार्मर्स है वो नए सिस्टम में लगाए गए। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि लोड शेडिंग अपनी जगह पे, वो गवर्नमेंट है वो बिजली देगी, ये आगे लोड मैनेजमेंट करेंगे, उसमें नहीं लेस्को का अमल दखल है। लेस्को का इस तरह अमल दखल है, अगर उनको डिमांड है उनकी 4000 मेगावाट, उनको अगर 3000 मेगावाट मिल रही है तो 1000 शॉर्टफॉल में रहकर लोड मैनेजमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। लेकिन लोड शेडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट उनको जो शेड्यूल देगी उसके मुताबिक करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे उसकी ये जिम्मेदार होगी। इन्होंने ये दावा किया है कि ट्रांसफार्मर्स और जो आपको पता है फीडर ट्रिप होना, ट्रांसफार्मर डैमेज होना, गर्मी की वजह से ब्रेक डाउन होना, उस तारे टूट जाना और फिर इस वजह से घंटों बिजली बंद रहना, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लोड शेडिंग अपनी जगह पे होगी, लेकिन टेक्निकल जो फॉल्ट होगा उसकी वजह से किसी बंदिश की सामना टाइम करना फ्रेम पड़ेगा। उनकी जानिब से दिया गया है कि मार्च तक। अच्छा, मार्च का कहा जा रहा है कि नहीं, वो लोड शेडिंग का पूछ नहीं, मैंने उनको क्लियर किया, आपने सुना नहीं है, शायद आप सो रहे थे। फीडर ट्रिपिंग की बात कर रही हूँ, तारें जो टूट जाती हैं या लोगों को मीटर्स नहीं मिलते हैं या मीटर्स तब्दील करने होते हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती है। अभी एक और सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन अकमल सुमरू उससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या कहेंगे आप? दावा तो बड़ा कर दिया उन्होंने और मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 1.5-2 महीने बाद जो है वो आ जाएगा, तो क्या इतनी देर में लेस्को ठीक हो जाएगी? दावा कर ही दिया है तो 2 महीने इंतजार कर लें और 2 महीने बाद मीडिया कुछ अकाउंटेबिलिटी भी कर लेगा और उनको पता चल जाएगा हमारी प्रोग्रेस क्या है। शायद साहब यहाँ बैठे हैं, ये खुद ही खबरें दे देंगे, हम तक खबरें पहुँच जाएंगी। ये खबरें पहुँच गई ना, असल में मामला इस वक्त सबसे आम तरीके ना लोड शेडिंग तो है हाँ। और उसमें जाहिर बात है लेस्को को जितने यूनिट मिलेंगे, ठीक है, शॉर्टफॉल को मैनेज करना तो लेस्को का काम होगा। अकमल, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अकमल सुमरू आपसे बात कर रहे थे, 2 लाख मीटर्स तब्दील होंगे, फीडर ट्रिप जो कर जाते हैं वो भी कंट्रोल किए जाएंगे, जो गर्मी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, ये दावे किए गए हैं और मार्च तक के इंतजार के लिए कहा गया है। सिस्टम को अपग्रेड करना तो हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिस्टम अपग्रेड नहीं करेंगे तो उसका आपको बहुत सारी जगहों पे फेलियर फेस करना पड़ता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर उड़ जाने की शक्ल में हो, लोड ज़्यादा होने की वजह से, चाहे वो फीडर ट्रिप करने की शक्ल में हो, चाहे वो मीटर में डिफ़ॉल्ट्स हो, आपको सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है। और मेरा ख्याल में ये ज़रूरत है बहुत बड़ी कि ना सिर्फ सिस्टम को, ट्रांसमिशन लाइन्स को अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, बल्कि इसके साथ जो लेस्को ने अब अनाउंस किया है तो हम उम्मीद कर लेनी चाहिए, कोई इसमें मज़ाक का खेस बात नहीं है। 2 महीने अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो उनको कर लेना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अहम तरीन बात है कि जो मीटर रीडिंग का शोबा जो है निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सार्फिन, खासतौर पर घरेलू सार्फिन, ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि ओवर बिलिंग हो रही है, बिल ज़्यादा है, इतनी कंजम्पशन नहीं है। कितनी बार हमने भी ऐसी स्टोरीज चलाई कि एक छोटा सा घर होता है, उसके घर में बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, लेकिन उसका बिल जो है वो 50-60 हज़ार रुपये माहाना आ जाता है। तो वो मीटर रीडिंग की साइड पे भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल में ये इसलिए टारगेट रखा गया है कि आप कम से कम मीटर रीडिंग को भी कंट्रोल करें और उसमें दयानतदारी से काम करें, और जो मीटर रीडर बाज़ दफ़ा मिल जाते हैं और मीटर पीछे रिवर्स हो जाते हैं या मीटर को कंट्रोल कर लिया जाता है, उस पर भी ओवरकम करेंगे। और इसके बाद क्या बिजली चोरी हो गई, क्या जायद बिल हो गए, ये कम होते हैं या नहीं, एक दफ़ा ये प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट होने दें, इसको इम्प्लीमेंट होने दें, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी, कहाँ पर
कैसे कैसे फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स हैं, बिल्कुल सही। अच्छा शाहिद सिप्रा, आपने सिंगल फेज़ मीटर की बात की, लेकिन यहाँ पर बहुत से सारिफिन की जानिब से ये दरख्वास्त भी दी गई है कि वो मीटर्स अपग्रेड कराना चाहते हैं, वो 3 फेज़ मीटर की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या 3 फेज़ मीटर्स भी अवेलेबल हैं, अब शहरियों को मिलना शुरू हो जाएंगे, या जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या प्लान बनाया गया? उस पर वैसे प्रोग्राम में तो 3 फेज पे बात नहीं होती, वैसे उनसे मैंने पूछा था तो ये उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक 3 फेज मीटर भी आना शुरू हो जाएंगे। 3 फेज पे क्यों लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, उससे फायदा होता है इनके, जो आप लेस्को के बिल पे जाएं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप 3 फेज मीटर को यूज़ करें तो उसमें ऑफ पीक जो आर्स हैं आपके, उसके बेनिफिट होता है। इस वक्त जो आप सिंगल फेज जो आपका हाईएस्ट जो रेट है, अगर आप 700 प्लस यूनिट्स पे चले जाते हैं और आम कंज्यूमर चला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं, आप थोड़ा सा वेदर चेंज होने दें, ये मार्च से लेकर आप 700 प्लस चले जाएंगे, उसको आप 18 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आपको। लेकिन अगर आप 3 फेज पे हैं तो 3 फेज पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो आपके पीक आवर्स हैं जिसमें 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो है वो आपको सस्ता पड़े, वो 18 रुपए का यूनिट है, बाकी जो आपको पड़ेगा वो 12 रुपए का यूनिट है। इसका मतलब 4 से 5 घंटे जो है वो 18 रुपए यूनिट पे जाएंगे, बाकी आपके जितने 19-20 घंटे हैं वो आप 12 रुपए यूनिट पे आएंगे, और ये फिक्स रेट है। इस बुनियाद पे अगर 3 फेज पे चले जाते हैं तो वो फायदा होगा। इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, इसलिए लेस्को उस वक्त नहीं देती। आप देखें घरेलू कंज्यूमर जब भी अपना कनेक्शन अप्लाई करता है वो 1 kW पर करता है, 1 किलोवाट वो कहता है मुझे दे, 1 किलोवाट में उसको सिंगल फेज मीटर मिलेगा, 4 kW तक भी उसको सिंगल फेज मीटर मिलेगा। तो क्या ये घरेलू दरखास्त दे सकते हैं, उनके लगे हुए भी हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एक घर का वो गया, उसने कहा जी मुझे कनेक्शन दे दे, उसने एप्लीकेशन दी, लाइन सुपरिटेंडेंट उसका फॉर्म फिल किया, उसने खुद ही 1 kW लिख दिया और उस पर उसको कनेक्शन दे दिया। अगर वो 5 kW अप्लाई करे तो 5 kW उसको 3 फेज मिलेगा। अब उसका लेकिन 3 फेज मीटर्स अवेलेबल भी तो होने चाहिए ना। मिल जाएंगे। देखिए अब सिंगल फेज आ रहे हैं, सिंगल फेज ज्यादा बहरान था सिंगल फेज का, 3 फेज कंज्यूमर्स की तादाद भी कम है, उसका बहरान भी कम था, वो मिलते भी रहे हैं। अब 3 फेज का यह है कि अब एक कंज्यूमर जो आम जो मतवसत तबका से ताल्लुक रखता है वो 7,000 रुपए तो दे लेगा, लेकिन 3 फेज का 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए और 7,000 में बड़ा फर्क है, वो इसलिए वो 3 फेज वो फिर सिंगल फेज की तरफ चले जाते हैं। और जो नए कनेक्शंस हैं वो कब से मिलना शुरू हो जाएंगे? उसमें नए कनेक्शन मिल रहे हैं, नए कनेक्शन आपको मिल रहे हैं। अभी तक इन्होंने नए कनेक्शन के अगेंस्ट जारी नहीं करने शुरू किए। अभी तक आप जो अभी नए ऑर्डर जारी हुए हैं, कल ही हुए हैं, उस पे यह है कि 5 माह से ऊपर जिनकी एज हो चुकी है, जिनके मीटर्स खराब हो चुके हैं, उनको मीटर को तब्दील किया जाए ताकि 5 महीने से ऊपर वाले पहले खत्म हो, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अगेंस्ट न्यू कनेक्शन अभी तक नहीं दे रहे हैं। नए कनेक्शन के लिए एक जो अहम इकदाम इन्होंने किया, मुझे तो नहीं लगता वो कामयाब हो, अल्लाह करे वो कामयाब हो, अगर होता है ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने किया है कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से किसी जगह पे बैठ के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उसमें जब लेस्को के मुलाजमीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आप वहीं से आपको एसडीओ वापस आपको भेजेगा मेल, उसी पे आप रिप्लाई करेंगे। इवन के डिमांड नोटिस बैंक में सबमिट होने तक हर चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो जब उसमें मुलाजमीन मुलविस नहीं होंगे, एक तो वो रिश्वत वाला आंसर खत्म होगा। बिल्कुल सही, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल चूंकि वीकेंड था और फिर से दोबारा पतंगबाजी जो है वो देखने में आई, लेकिन पुलिस कलेक्शन में रही 85 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 4,000 से ज्यादा पतंगे जो हैं वो भी बरामद कर ली गई। जी शायद सरप्राइज पर क्या मैं चाहूंगा कि अकमल सोमरू इस पे कर ले। अकमल सोमरू को जरा होता है कि पतंगबाजी होनी चाहिए, 2-4 पतंग अगर उड़ जाएं तो उस पर कुछ नहीं होता। अगर ये पहले कमेंट कर लें तो इसके बाद आप शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक रेफरेंस जरूर देना चाहूंगी। हमारे डेली सिटी 42 के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी हुई है कि डोर फिरने से 4 साल बच्ची जो है वो शदीद जख्मी हुई, उसे अस्पताल तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया। यकीनन काबिल मजम्मत भी है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी है, लेकिन जो पुलिस ने कल काम किया है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि उसमें उन्होंने उन रूट कॉज को जाके पकड़ा है जो बुनियाद बनते हैं। और जो 85 अफराद गिरफ्तार हुए, 4,000 से ज़ायद पतंगें पकड़ी गई, वो फैक्ट्रियों पे गए, वो उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उन शॉप्स को छापे मारे जहाँ पर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिन्होंने रखी हुई और वो आगे बेचते हैं। तो इसमें आप देखें कि इचरा है, शालीमार है, गुजरपुरा है, इकबाल टाउन है, यहाँ पर छापे मारे हैं, गाज़ियाबाद में छापे मारे हैं और नवाकोट में छापे मारे हैं। तो ये इसका मतलब पुलिस ने प्लान कर रखा था पहले से ही कि इस वीकेंड पे हम क्रैकडाउन करेंगे और हम पहले उनको, मेरे ख्याल में पहले पकड़ना भी उनको चाहिए था। अगर आप कानून की बात करते हैं, कानून की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो पहले उसी को पकड़े जहां से रूट कॉज से कानून की वायलेशन हो रही है। तो पुलिस ने अब सही हाथ डाला है। अब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जब आप इनको पकड़ लेंगे, जाहिर बात है आप कंट्रोल कर लिया आपने चीज़ों के ऊपर। अब वो मार्केट से निकल के बाहर एक आम शख्स तक, एक आम शहरी तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, अब अगला मरला ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? क्या इनको छोड़ दिया जाता है? क्या इनको जुर्माने किए जाते हैं?
क्या अगर अच्छा, इसमें दूसरी अहम तरीन बात कि जिन लोगों से केमिकल डोरें बरामद हुई हैं, जिन दुकानों से, उनसे क्या ये पूछगिछ की जाएगी कि आपने ये केमिकल डोरें कहाँ से खरीदी हैं? क्या फैक्ट्रियाँ आइडेंटिफाई की जाएंगी? उन फैक्ट्रियों को पकड़ा जाएगा? तो मेरा ख्याल में अगर पुलिस यहाँ पर कनेक्शन डेवलप करके और उस रूट कॉज तक पहुंच जाए जहां पर खास तौर पर केमिकल डोर बन रही है, और उसको एक दफा सामने लाया जाए कि ये लोग हैं जी जो केमिकल डोरें बना रहे हैं, ये देखें अब हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सिर्फ पकड़ा है उसके बाद छोड़ देंगे, जमानतें हो जाएंगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जुर्माने नहीं होंगे, तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। फिर इस अदालत का काम है ना नहीं, भाई, देखें वो पुलिस का काम करे ना, पुलिस ने अपना काम कर दिया, वो पकड़ केस आप स्ट्रांग बनाएंगे तो तब ये अदालत सजा देगी ना। आपने केस लड़ना भी तो है, केस लड़ना भी नहीं। देखें, अदालत के अंदर जो केस होता है वो तो तहरीरी बुनियादों पर लड़ा जाता है। उसमें जो एक शख्स है वो कहता है जी, हम कहते हैं जी उसने कत्ल किया, कहते साबित करें जी। आप जब तक साबित नहीं करेंगे कि इन लोगों ने कानून की वायलेशन की है, ये कानून है, ये कानून नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखें इसके ऊपर तहरीरी तौर पर जितना स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे अदालत उसके मुताबिक फैसला सुनाएगी। अगर हुकूमत इस केस को परसू नहीं करती, पुलिस इस केस को परसू नहीं करती और उसके बाद इनको प्रॉपर जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं की जाती, तो अल्टीमेटली वो छूट जाएंगे, वो पहली पेशी पे उनको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? कि आप अगर अपना होमवर्क सही नहीं किया, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सिर्फ इनिशियल स्टेप में तो होमवर्क नजर आ रहा है कि अपने पतंगबाजी करने वालों के साथ साथ पतंग फरोशों को बड़ी तादाद में पकड़ा है, आपने खाम माल बरामद किया है फैक्ट्रियों से, आपने देखो मैं यही कह रहा हूं कि ये बात अभी मेरे हो ख्याल गई ना, में लेकिन इसका अगला स्टेप भी बहुत जरूरी है। अकमल सोमरू की बातों से लग रहा है कि अब थोड़ा सा इसको है कि पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। कल तक तो ये था कि देखिए पतंगबाजी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो एक मुस्तकिल बहस है, वो मुस्तकिल बहस है, उस बहस से उसके ऊपर बहस की जा सकती है। ये बात हो रही है क्रैकडाउन नहीं, जरूर आप बोलें सिप्रा साहब। देखिए, बात ये है कि पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने पकड़ लिए। जब हम उस वक्त भी डिस्कस कर रहे थे तब उड़ाने वाले को उन्होंने पकड़ा। उस वक्त ये पॉइंट था कि डोर एक जो है वो खतरनाक होती है। मुझे ये बताएं कि तीसरा वीकेंड है, हर वीकेंड पे कोई ना कोई जख्मी हो रहा है। लास्ट वीकेंड पे भी हुआ, उससे पीछे भी हुआ, और ये तीसरा वाकया कि ये 4 साल बच्ची, खुदा ना खास्ता, इसके मैंने डिटेल्स में, क्योंकि कल मैं था ऑफिस में, इसके माथे पे डोर फिरी है। अगर खुदा ना खास्ता ये थोड़ी नीचे होती, अगर 4 साल की बच्ची की गर्दन पे ये डोर फिरती तो ये बहुत बड़ा सान्या भी हो सकता था। अल्लाह ने बचाया इस पे। बात वही है कि पुलिस पकड़ रही है, पकड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था लाहौरियों से, भाई पंजाब गवर्नमेंट जब खुद कह रही है कि हम पसंद करवाने जा रहे हैं तो इस तरह के इकदाम ना करें, इस तरह की चीजें ना करें, उनको वो ग्राउंड बनाकर अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी छोटी खुशियों के लिए आप अपने एक बड़े फेस्टिवल को भी खत्म करवाएं, और दूसरा जो इस तरह के हादसा आते हैं आप उसके भी जिम्मेदार बने। खैर, कल जनरली भी ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया गया शहर भर में, और अगवानियों समेत 200 से ज्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो एक हंट पर थी, और जहां पर पतंगबाजों को गिरफ्तार किया गया वहीं पर मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन देखिए 2-3 रोज से ये चल रहा है। हमारे यहाँ के सिक्योरिटी खदशात हैं शहर के, और जिसमें पब्लिक की मकामात भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और वो जो अलर्ट जारी हुआ है उसके बाद आपकी जो लाहौर पुलिस है मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी भी है, जनरल होल्ड भी हो रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा भी हो रहे हैं, लोगों को पकड़ भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिनके पास क्वाइफ नहीं है, कौमी शनाख्त नहीं है, उनको पकड़ें, उनसे पूछना चाहिए कि आपके शहर में, देखें ये पुलिस का काम है। दूसरा, इसके साथ एक खबर और भी छपी हुई कि गुलशन रावी इतवार बाजार को ताहुक्म सानी सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद कर दिया गया है। ये इसका कोई हल नहीं है कि आप इसको वहां से बंद हुआ है और मेन शाहराह पे लोगों ने रेडियो लगा ली, बाजार तो उसी तरह लगा ना, पब्लिक तो उसी तरह आई। पुलिस की जानिब से इसमें मैं ये कहूँगा कि शहरियों को साथ देना होगा। इस तरह के हालात में जो पुलिस जनरल होल्ड अप करती है, पुलिस पब्लिक जो है अगर वो अवेयर होगी, पुलिस को पब्लिक आगाह करेगी। अगर किसी भी जगह पे कोई आपके यहाँ कोई किराए पे रह रहा है, कोई नया शख्स आपके गली मोहल्ले में आया, उसके लिए इन्होंने खुद हुकूमत ने भी, जिला इंतजामिया ने भी जो मोहल्ला कमेटियां तश्कील देना थी और उन मोहल्ला कमेटियों के जरिए से सारा कुछ करना था। और ये बल्दियाती हुकूमत का बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर यही है ना कि आप स्ट्रीट लेवल पे जाके इन इश्यूज को अब एक मोहल्ले में कौन किराए पर रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, ये मोहल्ले से बेहतर और कौन नहीं जान सकता। बाहर वाले को तो नहीं पता यहाँ कौन रह रहा है, हमसाये को पता होगा, उस गली में रहने वालों को पता होगा इधर कौन कौन रह रहा है, कहाँ से आए हैं। तो वो मोहल्ला कमेटियां अगर फॉल नहीं है तो यकीनन आप ग्रास रूट लेवल पर नहीं कर सकते। और जो इतवार बाजार की बात हो रही है कि इतवार बाजार तो लगता ही 4 दीवारी के अंदर है, अगर उस 4 दीवारी के अंदर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप मैसेज दे रहे हैं, आप अनसर्टेनिटी खुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक ओपन ग्राउंड पे, एक ओपन सड़क के ऊपर आप इतवार बाजार लगा दें तो उसको तो खौफ सिक्योरिटी फैला इश्यूज ना। बढ़ लेकिन जाएंगे। आपने लोगों में आपने जिस खौफ इतवार फैला बाजार है की बात की जो चार दीवारी में लगता है, यहाँ पर सूरत हाल वो नहीं है ना। यहाँ पर तो ये गुलशन open है, ये रावी गुलशन रावी बाजार मेन जो बुलेवार्ड है, की दोनों हाँ, तरफ जो है वो रेडियां लगी हुई रेडी हैं लगी और वो ओपन देखिए, बाजार है, मैं बट चार उसको दीवारी बंद सेंस कर में देना नहीं कह रहा। सोल्यूशन नहीं देखो, है। मैं एक शादमान का भी ऐसे लगता है ना। शादमान का पता है जी सड़क के ऊपर इतवार बाजार है, आप उधर से एंट्रेंस, इधर से एग्जिट और साइडों के जो रोड्स हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं। भाई पता है ना कि यहाँ पर लगना है इतवार बाजार, तो आपको पता है जी इसके एग्जिट कौन से हैं, इसके कनेक्टेड वेज कौन कौन से हैं, किस पर सिक्योरिटी कैसे रखनी है, आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं। तो बात यह है कि आप जब इस तरह के इकदाम करते हैं तो शहरियों में जहाँ ना सिर्फ खौफ पैदा होता है बल्कि आप मैसेज दे रहे होते हैं कि आप खुद खौफजदा हैं, आपने वो खौफ ट्रांसफर किया है नीचे आवाम के अंदर। तो पुलिस का काम और इंतजामी इदारों का काम तो ये होता है कि वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और चुप करके अपनी अपनी जो ऑपरेशंस हैं, क्रैकडाउन्स हैं, वो जारी रहते हैं। अब जो अफराद पकड़े गए हैं उन अफराद को जाहिर बात है पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कौन है, उनका कहाँ से बैकग्राउंड चेक हैं, किया जाएगा, उनके पास उनकी आईडी एक्टिविटीज कार्ड्स को देखा हैं, नहीं जाएगा। हैं, उनको जाहिर बात है जो उनमें से क्रिमिनल्स होंगे उनको पकड़ के रख लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे वो अल्टीमेटली। लेकिन उससे ये मैसेज जाएगा कि पुलिस अलर्ट है, इंतजामी इदारे अलर्ट हैं। तो ये बेसिकली मैसेज देना होता है कि हम अलर्ट हैं, हम जो है हम बड़ा जो है वो स्ट्रांगली आपको मॉनिटर कर रहे हैं और हम एक एक जगह को, एक एक गली मोहल्ले को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसमें अवाम की तरफ से बहरहाल इस बात की हमेशा जरूरत रहती है कि बिल्कुल वो सही। और आपने सही कहा coordination कि करें और cooperation करें। अवाम के ताउन की हमेशा जरूरत रहती है और ये दोनों चीजें अगर पैरेलल चलें तो चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में देखी जा सकती हैं। दूसरी जानिब कल एक फुटेज मंजर आम पर आई और आबिद चौधरी की ये खबर है, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ड्यूटी की बजाय आराम करने लगे और फिर फुटेज मंजर आम पर आते ही एसपी मुजाहिद ने उसका नोटिस भी लिया और दूसरी जानिब जो है वो दूध की दुकान में आराम करने वाले डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो बेचारे कैमरे से बचते हुए जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो दूध पीने गए ही हैं तो क्यों उनके पीछे भाग नई गए फोर्स आप? उन्होंने बनाई, तुर्की से उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद आपको नजर भी आते हैं और मेरे ख्याल में ये 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं क्योंकि रात 12 बजे अगर इनको देखे तो ये आपके मेन शाहराहों पे बड़ी स्पीड में नजर आ रहे होते हैं आपको। ये कुर्बान लाइन जाके इन्होंने क्योंकि वापस रिपोर्ट करना होता है और अपनी हैवी बाइक्स वहाँ पे पार्क करके अपने घरों को जाना होता है। मुझे ये बताएं कि जब 8 घंटे आपकी ड्यूटी और उसके बावजूद उसके दौरान आप आराम कर रहे हैं और जदीद तकाजों पे मबनी ये फोर्स है जिसने सिर्फ पेट्रोलिंग करनी है, उसको और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ पेट्रोलिंग करे और जिस शख्स पे उनको शक हो या कोई गाड़ी वाला का सवार है या मोटर बाइक पे कोई सवार है उसको रोकें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें या कोई पकड़ के ले आए। ये दूसरा वाकया, तीसरा बल्कि वाकया होगा। इससे पहले रिश्वत लेते पकड़े गए, अब ये आराम करते पकड़े गए। ये उसी रवायत पे चल पड़े जो हमारी पुलिस की रवायत है। और अगर तो आम अगर पुलिस ये की बात देखें, हो जाए इसी तो रवायत पे जा रहे उनका शिफ्ट सिस्टम नहीं है। सिमल, इनको तो मैं- शिफ्ट सिस्टम इन भी शिफ्ट दिया है कि है, वो तो 8 16 घंटे के घंटे बाद ड्यूटी आपकी करते ड्यूटी हैं। खत्म हो जाएगी। उनको तो भाई आप रूट पे खड़ा करके भूल जाते हैं कि वीआईपी मूवमेंट का जो रूट लगता है कई दफा हमने देखा है। आप अच्छा, सुबह के वक्त देखें। उसको खड़ा करते हैं और आप 12-12 घंटे वो रोड सुप्रा पर साहब खड़े बहुत रहते हैं। जज्बाती हो गए पूछने हैं। वाला एक मिनट, एक जज्बातियत मिनट, वाली एक बात सेकंड, नहीं है एक भाई, बात तो जदीद सुनिए ना। तकाजों पे आपने उसको देखिए फोर्स मेरी कराई बात है। सुने, एक सेकंड। आप उनको आप तनख्वाह जी, ज्यादा उनकी- दे रहे उनकी- हैं, उनका उनकी- काम उनकी- सिर्फ पेट्रोलिंग उनकी है, movements आप वो जो है बैठे वो हुए आप हैं। मॉनिटर कर रहे हैं। डॉल्फिन उनका फोर्स, देखिए डॉल्फिन फोर्स रिश्वत लेती है, उसको मजम्मत करनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ड्यूटी पर होने के बावजूद ड्यूटी से गायब हो जाते हैं, कई कई घंटे नहीं आते, उसकी इन्वेस्टिगेशन होके कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आप ये बयान जरूर दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस कल्चर खराब है और थानों, अब ये डॉल्फिन फोर्स वाले कहाँ बैठते हैं, ये भी तो थानों से निकलते हैं ना, इनके भी तो पेटी भाई वही है ना। तो पेटी भाई के कल्चर से आप किस तरह से आप बच सकते हैं? आपने उस थाने की सतह का कल्चर जो है उसको तो बदला नहीं, वो वैसा ही है। और आप कहते हैं उस थाने के अंदर कोई और बंदा आके बैठेगा वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक रहेगा, तो ये नामुमकिन है। दूसरी बात जो ये जो कल दूध वाली बात है, मुझे बताएं 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी में ना उन्होंने कुछ खाना है ना कुछ पीना है। भाई इन्वेस्टिगेशन हो लेने देना, कितने घंटे से बैठे थे वहां? अगर तो बैठे हैं 10 मिनट और 5 मिनट, फिर तो मेरा ख्याल में इसमें कोई कार्रवाई करने वाली बात नहीं बनती कि अगर उन्होंने सर्दी में कहा जी हम थोड़े अपने जिस्म को हरारत अच्छा, पहुंचा चलो मैं लें, मान लेता हूं। अगर ज्यादा देर 8 बैठे से हैं तो 10 फिर कार्रवाई होनी ठीक है, चाहिए, दूध फिर देंगे आप तो- कार्रवाई करें। मैं ये आप कहता हूं। खाने वाली मेरी जगह बात बैठे सुनो, हैं, मेरी तो बात कार्रवाई मेरी करें। बात सुने। बिल्कुल फुटेज होनी चाहिए। आपने शायद फुटेज नहीं देखी होगी, आप छुट्टी पे थे, आपने टीवी नहीं देखा होगा। फुटेज में देखे अगर अभी 8 भी से हम 10 मुसलसल मिनट चला के लिए अगर आप बैठे हैं तो फिर कैमरे से भाग क्यों रहे हैं?
आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, कैमरा आने दें, उनको बताएं कि हम लोग प्रेशर बिल्ड हो गया ना। नहीं क्या प्रेशर बिल्ड हो क्या गया, प्रेशर बिल्ड हो अगर गया आप भाई? चुप क्या रहे हैं, बिल्ड तो आपको नहीं भागना बात चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। क्या आप बैठे, आप और खाना मेरी खाएं, बात अगर आप दूध पी रहे हैं या जिसलिए तो भी फिर आप बैठे, ज्यादा करते हैं। अगर आप कहते कहीं पे हैं गलत है, वो तो खाना आप- खा रहे हैं, अब वो फिर तो ना दूध बात- पी रहे हैं, बात तो सुन उन्होंने लेना। तो पता नहीं मान गैर लिया, इंसानी काम शुरू मान कर लिया, दिया। मैं वही कह रहा हूँ, भाई वो भूख दूध पीने इंसान के को लिए लगती है यार। बात सुने ना, वो अगर इसमें वो ये दूध, क्या बात हुई? मैं उस पर नहीं कह रहा, खाना खाने के लिए बैठे हैं, वो बैठे रहे, दूध पीने के लिए बैठे हैं, बैठे रहे। जनाब फिर क्यों कैमरे फुटेज को बना रहे देख के- हैं? फिर अपने- फिर फुटेज क्यों बना रहे नहीं, हैं? एक भागे शख्स क्यों? खाना खा रहा है बैठे हुए, आप फिर फुटेज क्यों बना रहे फुटेज हैं? बना रहे हैं, भागा क्यों है? तो मेरी बात सुनिए, ना, आप भागे प्रेशर ना। बिल्ड कर रहे हैं ना उसके ऊपर। नहीं, क्या तो हुआ? बड़े बड़े अहमद कैमरे सोनू, का क्या कुछ- pressure build हो कुछ रहा है? ड्यूटी के तो जनाब तकाजे बात- होते भाई, हैं, अगर कुछ बैठ ड्यूटी के के तकाजे खाना होते हैं, खाता तो है, उन्हें उनकी करना बॉर्डर पे बहुत ड्यूटी जरूरी लगी है। हुई, उनकी बॉर्डर पे ड्यूटी मेरे लगी ख्याल से जो बॉर्डर सूरत हाल है बात पूरे ये- शहर की, और तो मेरी बात सुने मेरे आप। ख्याल से जिस पर्पस के लिए ये फोर्स बनाई गई थी और लाखों रुपया इनके ऊपर लगाया गया, वो देखिए, पर्पस उस पूरा पे बहस होता हो हुआ सकती नजर आना है चाहिए। सीमल, उस पे बहस हो सकती है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो बहस हो सकती है, लेकिन बात ये है कि आप इस तरह के एक पेटिस इशू के ऊपर आप जो है वो कर रहे हैं कि यार वो खाना क्यों खा अगर रहे ये हैं, पेटी वो इशू दूध क्यों होता पी रहे हैं? तो एसपी मेरे- मुजाहिद कभी उस चीज का नोटिस और तो ना नोटिस लेते तो और लेंगे उसी ना, वक्त वो जवाब नोटिस दिया तो जाए। लेंगे। आप जब इन्वेस्टिगेशन खबर होगी, आप भी चलाएंगे देख तो लीजिएगा वो हर कि कितनी खबर देर से नोटिस वो वहां पर लेंगे। बैठे भाई, हर थे। खबर का देखें, आप इन्वेस्टिगेशन रोजाना होगी। सैकड़ों मेरी खबरें बात चलाते हैं, सुनिए, हर खबर का नोटिस हो तो मेरी फिर बात तो यही होता रहे ना। इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ ना पता चल जाएगा कि ये कितनी देर वहां भाई, बैठे हैं। फुटेज बता रही घंटा होती है कि बैठे उसमें हैं, गलत है, आधा उसके घंटा बाद बैठे हैं। नोटिस जब दिया जब जाता है। कैमरे ने हाँ। कैप्चर कर कार्रवाई लिया हो और जाएगी। पता लग गया कि वो कितनी देर लेकिन वहां बैठे रहे और मुझे- किस तरह से वो एकदम से जब कैमरा ऑन देखो, हुआ और वहां से भाग गए, सिमल, तो दैट सिस्टम मींस कि बनाना कहीं पड़ेगा ना कहीं तो मेरी गिल्ट बात सुने, मौजूद था। आपको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा ना कि 8 घंटे की अगर आपकी ड्यूटी है तो उस दौरान आपका लंच आवर कितने देर के हैं, आपके दरमियान रिलैक्सेशन टाइम कितने देर के, 8 घंटे का मतलब ये तो नहीं इत्तेफाक ना किया जा कि सकता है। आप मैं खड़े ये हुए- कह रहा हूँ, सब पे इत्तेफाक किया जा सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो खाना खा रहे थे बैठे, तो उनको कैमरे को देख के क्यों भागने तो की जनाब जरूरत फिर पड़ी? ज्यादा बड़ी खबर बना देते हैं आप। नहीं, आप अहमद कहते बात क्यों आप बताते कहते हैं कि देखें जी ड्यूटी आवर्स में वर्दियां पहन के खाना खा रहे हैं। नहीं, नहीं, वर्दियां नहीं, पहन के बस खाना सोनू, खा रहे ये हैं। तो आप सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ऐसे ही बात किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं देखिए, होता। और आप इस चीज को मानते हैं देखिए, कि मैं- कभी भी यहाँ पर किसी पेटी इश्यू को हाईलाइट नहीं किया देखिए, मैं जाता, ये बात ऐसे कर रहा हूं। इस तरह से खबर नहीं बना सिमल, दी देखो, जाती। जब मेरी बात खबर सुनो। होती है सिमल, तो ही देखो। डिस्कस की जाती है। सिमल, वो मैं- खाना मेरी खा बात रहे, वो सुनो। देखे मोबाइल सिमल, में देखो देख मेरी रहे बात हैं, सुनो, एक और सेकंड वीडियो होल्ड तो ऑन। देख लो। देखो मैं वीडियो ही देख रहा हूँ, मेरी बात सुने। आप ठीक है, खबर चली, वो खाना खा रहे थे, वो दूध पी रहे थे, जो भी खा रहे थे, कितनी देर से बैठे थे, इन्वेस्टिगेट होने दें, उसके बाद चीजें सामने आ जाएंगी। चले, आधा हम- घंटा हम बैठे हैं, 10 मिनट बैठे हैं, 15 मिनट investigation का बैठे wait कर हैं। लेकिन लेते मैं हैं। सिर्फ ये कह रहा अब हूँ, DSP मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सिमल कि आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक, शेड्यूल कि तो आप बनाना खाने पड़ेगा। का क्या आई time है, एग्री विद relaxation यू, का क्या लेकिन time है, उस 10 शेड्यूल मिनट की है, भी 15 मिनट है। बहुत ज्यादा उसको निगलेक्ट किया जाता है, ये भी आप मानते हैं। खैर, अब डीएसपी सिटी से रिपोर्ट तलब कर लिए, देखते हैं क्या रिपोर्ट सामने आती है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो कि काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं और पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा उनको बुलाया जाए। ये वो बच्चे हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ हायर ऑफिशल्स को, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर या कोई भी उनकी पोस्ट हो, उनको अमन के पैगाम लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, अपने खतूत के ज़रिए अपने राय को सामने रखते हैं। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनको जवाब भी मिलता है और फिर उस लेटर को रिप्लाई भी किया जाता है। पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म से लेकर मुख्तलिफ हायर ऑफिशल्स को इन लोगों ने ख़त भी लिखे, इनको जवाब भी मिले। ये एक्टिविटी किस तरह से शुरू हुई और इसका पर्पस क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौरिक अहमद जो कि 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और उन्हीं की छोटी बहन अकीदत अहमद हैं जो कि 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगैन। और सबसे पहले तो मौरिक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कितने अरसे पहले ये सिलसिला शुरू किया था जहाँ पर आपने अब तक ढेरों ख़त लिख चुके हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के या पाकिस्तान के, तो किस तरह से ये ख्याल आया कि इस एक्टिविटी को शुरू किया जाए? मैं जब 10 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था। मैं 14 इयर्स का हूँ, तो मुझे 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और मुझे इस तरह ख्याल आया था कि जिस तरह ये नेट के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं,
लोग इसी तरीके से हमने जो है अपने लेटर राइटिंग के बिल्कुल पैशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब दुनिया में कोई भी नहीं है जो हैंड रिटन लेटर्स लिख के भेजते हैं एक दूसरे को। फिर इसलिए मैंने हैंड रिटन लेटर्स लिखना शुरू किए और मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर्स को भी भेजे, लेकिन उनकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि वो भी हैंड रिटन लेटर्स भेजें, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ईमेल लेटर भेजते हैं। ईमेल लेटर का जिसके ज़रिए जो है वो जवाब दिया जाता है। आता वो पोस्ट से है। अच्छा अकीदत, आप भी 4 साल से मोरिक के साथ जो है वो लेटर्स लिख रहे हो और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जब मैं 10 इयर्स की थी तब मैंने शुरू किया था और अब मैं 11 साल की हूँ। तो मैं मौरी भाई से इंस्पायर हुई थी, मैंने कहा था चलो ये काम मैं भी शुरू करती हूँ। अच्छा, उनसे इंस्पायर हो के उन्होंने कहा कि वो अगर लिखते हैं तो मैं भी जो है Yes. अच्छा, पहला लेटर आपने किसको लिखा था अकीदत? मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर को लिखा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यस। अच्छा, और क्या लिखा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मैंने उन्हें ये कहा था, वो दिसंबर पे मैंने लिखा था, 16 दिसंबर। उस दिन पेशावर के स्कूल में बम धमाका हुआ था, तो उनकी स्पीच सुनी थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके साथ हूँ और हम दहशतगर्दी को अपने मुल्क से ख़त्म करना चाहते हैं। इस वजह से मैंने उन्हें लेटर लिखा आपको था। जवाब मिला था उस लेटर यस, का? मुझे क्या मेडल भी जवाब मिला है? था। ईमेल लेटर मिला Yes, था? ईमेल। अच्छा, क्या जवाब था उसका? क्या उस लेटर का ये जवाब था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी फीलिंग्स पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और उन्होंने कहा था कि हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल सही। मोरिक, आपने सबसे पहला लेटर किसको लिखा था? मैंने सबसे पहला सीएम को लिखा था। सीएम ऑफ पंजाब जी। शहबाज शरीफ साहब को। क्या लेटर लिखा था, याद है? मैंने उनको लेटर लिखा था कि आप जो ये स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं, और मैंने अप्रिशिएबल लेटर लिखा था उनको। सही। अच्छा, और इंटरनेशनल पहला लेटर आप लिखा था और किसको लिखा था? मैंने इंटरनेशनल पहला लेटर लिखा था, जो वो भी 4 साल पहले ही लिखा था। वो मैंने रिचर्ड ओल्सन को लिखा था, एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको लिखा था कि मैं अमेरिका जो है वो विज़िट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और इतना अप्रिशिएबल लेटर लिखा उन्होंने मुझे, और मेरे लिए उन्होंने वो ब्रोशर्स वगैरह भेजे कि आप अप्लाई करें, मोस्ट वेलकम, आपको हम अमेरिका बुलाएंगे। अच्छा, और फिर आपने उसको कुछ परसू किया आपने, मतलब उस हाँ, ब्रोशर्स को देखा? उसको मैंने किया था, लेकिन उसकी जो है ना एज लिमिट नहीं थी मेरी। अच्छा, तो फिर आपने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं उसके बाद। अच्छा, उसके बाद सेकंड लेटर आपने किसको लिखा था, और कोई उसमें कोई मैसेज जो आपने कन्वे किया हो? जैसे आपके अक्सर लेटर्स में जो है वो पीस मैसेजेस का जिक्र किया जाता है। मेरा फर्स्ट जो है वो सीएम को था, सेकंड जो है वो रिचर्ड ओल्सन को था। उसके बाद आपने फिर अगर फिर कोई उनको- इशू बेस कोई लेटर लिखा हो, फिर कोई... वो उसके ऊपर लिखा था मैंने 16 दिसंबर के ऊपर लिखा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि ये जो हुआ ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था, और हम अब जो है वो यूनाइटेड हो गए हैं, हम मुत्तहद होके ना इसके लिए इसके दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है? जी, उनके मैंने ना BBC पे पढ़ी थी उनकी, और विकिपीडिया पे उनकी बहुत ही अच्छी जो है वो उनकी हिस्ट्री है। वो जब 16 साल के थे तब से वो चार्ल्स माइकल। जब वो 16 इयर्स के थे तब से वो गवर्नमेंट में हैं, और अब वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं बेल्जियम के। अच्छा, तो आपने अपने लेटर में क्या लिखा था? मैंने उनको लिखा था, मैं आपकी लाइफ से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। आपने जो इतनी जल्दी 16 इयर्स की उम्र में आपने वो उसमें आ गए थे, आप सियासत में आ गए थे। उसके बाद फिर आप जब 20 इयर्स के थे तब आप सीएम बन गए थे, और अब फिर आप सबसे यंगेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो काफ़ी इंस्पायरेशन है मुझे आपकी। बिल्कुल सही। अच्छा अकीदत, आपने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल लेटर किसको लिखा था? बान की मून को। बान की मून को क्यों लिखा था, क्या मैंने रीजन उन्हें था? ये लिखा था कि जो कि जनरल सेक्रेटरी है यूएन के। यस, मैंने उन्हें ये लिखा था कि कश्मीर में जो वो कह रहे थे, कश्मीर के बंदे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, तो इंडिया को बीच में कोई हक़ नहीं है बोलने का, और अगर वो कहते हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ रहना है तो पाकिस्तान को बीच में कोई हक़ नहीं है बोलने का। तो आपने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया था कि वो क्या करें? मैंने उन्हें ये कहा था कि वो कश्मीर में आएँ और आके कश्मीर के बंदों से पूछें कि वो किसके साथ रहते हैं। हाँ, तो उनका जवाब आया था आपको? नहीं, उनका जवाब नहीं आया। उनका जवाब नहीं आया। अच्छा, अभी तक आपका यादगार तरीन लेटर अगर मैं कहूँ कि मोरिक जिसको लिख के आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो, वो कौन सा रहा? मुझे सबसे अच्छा जो लगा था लेटर वो था, मैंने लिखा था बिल गेट्स को। फिर उन्होंने मुझे फ्रेंड्स कार्ड भेजा था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि आप भी हमारे जैसा काम कर रहे हैं, हम भी आपके जैसा काम कर रहे हैं पीस के लिए। तो वो जब उनका जवाब जो है वो आपको सुन के अच्छा बहुत लगा था। बहुत खुशी है। बिल्कुल सही। यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौरिक और अकीदत मौजूद हैं जो कि पीस मैसेजेस पूरी दुनिया में फैलाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच बच्चों, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन गुड लक फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बुलाऊंगी तो बाकायदा आपके
लेटर्स जो है वो पढ़कर भी सुनाऊंगी कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे और बात करूं, लेकिन टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक आइंदा के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन। और नाज़िन, जब मैं इससे पहले ब्रेक लेने लगी थी तो मुझे बहुत फीलिंग आ रही थी कि टाइम कम रह गया और मैं बच्चों से बात नहीं कर सकी। तो टाइम मैनेजमेंट हमने थोड़ी सी की है और मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों से और बात की जाए और जाना जाए कि अभी रिसेंटली उन लोगों ने किसको ख़त लिखा है। मौरिक और अकीदत हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ हायर ऑफिशल्स को लेटर्स लिखते हैं, हैंड रिटन लेटर्स। और मकसद उनका ये था कि एक तो चूँकि हैंड रिटन लेटर्स जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड होते जा रहे हैं, तो दोबारा से उसको जो है वो इन कराया जाए और फिर पीस मैसेज जो है या किसी तरह की एक्टिविटी के ऊपर जो है वो कमेंट करके ये उनको भेजते हैं और फिर उनको जवाब भी मिलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि इन्होंने बिल गेट्स को ख़त लिखा, रिचर्ड ऑल्सन को ख़त लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सीएम ऑफ पंजाब को ख़त लिखा और उनको जवाबात भी मौसूल हुए। रिसेंटली उन लोगों ने किस किस को ख़त लिखे हैं इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से एक बार फिर से बच्चों। तो मौरिक, आपसे मैं जानना चाहूँगी अभी रिसेंटली आपने किस किस को ख़त लिखा है? अभी रिसेंटली मैंने लिखा है मरियम औरंगज़ेब को लिखा है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लिखा है और यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उनको लिखा है। अच्छा, वर्ल्ड फूड के हवाले से आपने क्या लिखा? और मैंने उनको लिखा था कि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अफ्रीका में हमें पता है एक दिन के अंदर अंदर 2000 बच्चे जो हैं वो हंगर से मरते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि वो जवाब वो उनके लिए कुछ करें, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। हर दिन के अंदर अंदर इतने ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है और एक बच्चे की लाइफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। तो फिर मैंने इसलिए उनको लेटर लिखा था। उनको लेटर लिखा। अभी ये जो मेरे पास सामने लेटर आ रहा है ये अगस्त 2016 का है एंड आई थिंक ये फ्रांस से जो है वो आपको जवाब दिया गया था। ये किसका जवाब है ज़रा? ये प्राइम मिनिस्टर मैनुअल वॉल्स का जवाब है। उनको मैंने लेटर लिखा था जब उन्होंने वो एक कार्टून बनाए थे फ्रांस के एक बंदे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तब मैंने उनको लिखा था और कहा था कि ये इस्लाम वो रिलीजन के ऊपर जो तो है वो कार्टून नहीं बनाने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये लेटर लिखा था और मैंने उनको बताया था कि क्या कहते हैं इस तरह तो नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम है, वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लिया उन्होंने। लेकिन ये जो लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे किया आपने? इंटरनेट के ज़रिए? जी, इसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, उसके अलावा आपने अभी मरियम औरंगज़ेब का जिक्र किया जो कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। इस पे आपने क्या टॉपिक लिखा था और क्या उनको मैसेज दिया था? मैंने उनको लेटर लिखा था और मैंने उनको कहा था कि मुझे ये बहुत ही दुख होता है जब मैं पाकिस्तान के अंदर लेटर लिखता हूँ और मुझे कोई जवाब नहीं आता, लेकिन जब मैं जैसे ही बाहर के मुल्क में लिखता हूँ तो वो एक जो है लेटर वो अप्रिशिएबल फुल भरा हुआ अप्रिशिएबल लेटर मुझे वापस आता है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में लिखता हूँ तो मुझे कोई भी जवाब नहीं आता। अभी तक सिर्फ 2 जवाब आए, एक मरियम औरंगज़ेब का और एक प्राइम मिनिस्टर का। उसके अलावा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया? आपने सीएम साहब को ख़त लिखा था तब भी जवाब नहीं आया था आपको? सही, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अकीदत में आपसे बात करूंगी। लेकिन जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अकीदत से मैं बात करूंगी। अब अकीदत, आपने अभी तक का कोई एक लेटर जो आपको बहुत पसंद हो और आपने बहुत शौक से लिखा और उसका जवाब भी बड़ा आया हो? वो प्राइम मिनिस्टर को मैंने लिखा था और वो स्पीच वाला ही था। वो बहुत ही मज़ेदार लेटर था और उस लेटर का जो आंसर था वो भी बहुत मज़ेदार था, तो मुझे मेडल भी मिला था उस लेटर पर। अच्छा, इनके पास कुछ फाइल्स मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगी कि मैं जाऊँ और मैं उन फाइल्स में से कुछ लेटर्स जो हैं वो आपको पढ़कर भी सुनाऊँ कि क्या कंटेंट जो है वो लिखा जाता है और किस तरीके से जो है वो। दुपट्टा मेरा अड़ गया चेयर के साथ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये लेटर कुछ जो है मैं पढ़कर सुनाऊँ। ये मेरे पास फ़ाइल है अकीदत की और अकीदत ने अभी जो ख़त लिखा है मरियम औरंगज़ेब को आपने लिखा है। अकीदत, मैं चाहूँगी ज़रा आप ही पढ़कर सुनाओ कि आपने क्या लिखा था ये वाला। मैं अपना ख़त एक नज़म से शुरू करूँगी। मेरे दीदावरों, मेरे दानिश्वरों, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एकदम ये साया कलम, तो एक फ़िरौन हो या लाख फ़िरौन, डूब ही जाएंगे। आज 2017 का पहला दिन है। मैं आपको ख़त लिख रही हूँ। आपसे पहले मैं
मैंने टर्की के सदर को इस्तांबुल के नाइट क्लब में हमले पर अफसोस का ख़त लिखा है। मैं और मेरा भाई मोरिक अहमद दुनिया भर में अमन के लिए खतूत लिखते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको भी ख़त लिखूं। आज साल का पहला दिन है और हम सबको अज़म करना है कि हम अपने मुल्क के लिए बहुत से अच्छे काम करेंगे। ये बात मैं किसी और को भी कह सकती थी, लेकिन आपसे मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं क्योंकि आप हुकूमत में हैं। इसलिए इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए, इसमें तरक्की लाने के लिए हर एक वेरी नाइस हर एक शहरी के अंदर ये जज्बा और यकीन होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अकीदत, कौन लिखवाता है ये, मतलब खुद से लिखते हो ये सारे लफ्ज़ आपने खुद से लिखे हैं या आपके फादर हेल्प करते हैं आपको, किस तरह से? हम पहले न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ से हमें आइडिया मिलता है, हम रफ पहले लिख लेते हैं, तो हम जाके पापा को अपने दिखाते हैं कि पापा से कहते हैं हम अभी से नीट करेंगे तो आप पोस्ट कर दीजिएगा। पापा कहते हैं चलें ठीक है। अच्छा, फिर लेकिन आप जब लिख लेते हो तो वो उसको पढ़ते हैं और उसमें से देखते हैं कि अगर कोई गलती है तो वो उसको निकाल लेते हैं। न्यूज़ देखने का खुद ही शौक है, मतलब अभी आप छोटी हो और 5th क्लास की स्टूडेंट हो। जी, न्यूज़ से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा मोरिक, आप अपनी ज़रा फाइल पकड़ें और मैं चाहूँगी कि एक लेटर जो है वो मैं उसमें से सेलेक्ट करूँ कि आप कौन सा। अच्छा चलो, मैं आप ही को ऑप्शन देती हूँ कि आप कौन सा पढ़कर सुनाना चाहोगे। मुझे बताओ आप कौन सा पढ़ना चाहोगे? सेकंड लास्ट यार। सेकंड लास्ट किसको? उर्दू वाला। किसका लेटर है वो, किसको लिखा था आपने? मरियम औरंगजेब। नहीं, मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा डिफरेंट पढ़कर सुनाओ, क्योंकि अकीदत ने तो ऑलरेडी पढ़कर सुना दिया, उन्होंने भी मरियम औरंगजेब को लिखा। डोनाल्ड ट्रंप को आपने लिखा था, तो ढूंढो इसमें से कौन सा है और क्या लिखा था वो ज़रा मुझे पढ़कर सुनाओ। अच्छा मैं साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने नाम लिया, इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि नरेंद्र मोदी जो है उनको भी इन्होंने ख़त लिखा था और उसका जवाब भी आया था। वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, उनको आपने ख़त लिखा। कब लिखा था, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे या जब बनना चाह रहे थे? जब वो बन गए थे तब। जब वो बन गए थे उसके बाद लिखा। जी बताओ क्या लिखा था। Dear Donald Trump, I would like to congratulate you on your impressive success in the US president election. As new elected president of US, you have to face lots of challenges, but I am very much sure that you have the capacity to overcome and to transform America more prosper. Sir, I really appreciate your thoughts that you announced to take $1 annual salary. I will request you to please donate your salary betterment for poor African countries. Peace in world is also need of time. Your policy of illegal immigrants is good. I hope you will make good friendly relations with Pakistan. I like your cool personality. It will be honor for me to meet you. All the best for your success in your good works. Warmest regards, Morif. अच्छा, आपने इनकी न्यूज़ फॉलो की थी? जी, इनको तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था कि शायद ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए अच्छी नहीं आ रही थी। तो क्या उस हवाले से आपने सोचा कि उस तरह से भी अगर मैं कुछ लिखूं तो उसको भी कुछ मेंशन कर सकूं? जी, मैंने अब ये सोचा कि मैं उनको लेटर लिखूंगा और उनको कहूँगा ये जो आपने पॉलिसी बनाई है इसके ऊपर रीथिंक करें कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और अगर उन्होंने किया है तो जैसे ईरान ने कहा था कि हम भी आपको बैन कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ईरान को कहना चाहिए था कि हम अमेरिकन को मोस्ट वेलकम कहते हैं। हाँ, अच्छा, यानी कि उल्टी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अगर हमें बैन करें तो हम आपको बैन नहीं करेंगे, ताकि आपको रियलाइज हो कि ये कितनी गलत चीज़ है। अच्छा, तो इसका जवाब आया आपको? जी, इनका जवाब नहीं आया। कब लिखा था ये आपने? ये मैंने इनको लिखा था 25 नवंबर को। 25 नवंबर को, और इसको काफ़ी टाइम भी हो गया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा कोई एक और लेटर जो आपका फेवरेट लेटर हो, जो आप मुझे थोड़ा सा उसमें से चंक पढ़ के सुनाओ कि ये आपको लिख के बड़ा मज़ा आया था। आपका भी यही होता है कि आप खुद लिखते हो और फिर फादर जो है वो उसको एडिट करते हैं या आपको समझाते हैं कि अच्छा ये ऐड कर दो, ये निकाल दो, इस तरह से? अच्छा, कोई और लेटर आप अगर पढ़कर सुनाना चाहो? ये प्रेसिडेंट ऑफ, ये किसको लिखा था आपने? ये मिस्टर चोई कायंगलोम को। ये कौन है? ये UNHR काउंसिल के प्रेसिडेंट। अच्छा, UNHR काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और ये आपको बताता कौन है कि इनको जो है वो लिखना चाहिए, और यहाँ पर ये एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं? जब न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं तो उनके अंदर आ जाता है। अच्छा, चलो पढ़ के सुनाओ, कोई एक पैराग्राफ इसमें से पढ़कर सुनाओ जो आपने लिखा हो। Thank you very much for your reply. I am very pleased for it. I agree Mr. Ban Ki-moon's quote that peace is something we must all work for every day. I am a peace worker and I write handwritten letters for peace.
when I see intolerance, injustice, discrimination and slogan of human rights. Now I am 13 years old and I am student of 8th grade. But when I started letter writing for peace, my age was 10. I write very often to Mr. Ban Ki-moon, Mr. Cameron, Bill Gates, Mr. Narendra Modi, Mr. Stephen Lo. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उसमें वो चीज़ मेंशन भी करते हो कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो की हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये मेरे पास कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं जो इन बच्चों को जब जवाब आए, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली, इन्होंने इनको ईद विश जो है वो आई थिंक की थी। आपने जब नरेंद्र मोदी को जवाब दिया था तो उसके रिप्लाई में ये कार्ड जो है वो आपको भेजा गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है जी ये डेविड कैमरॉन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, जिनको इन्होंने ख़त लिखा था और उसके जवाब में ये पोस्ट कार्ड जो है वो इनको भेजा गया। इसके अलावा नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूँगी, ये है, आप ख़ुद बताओ मोरिक कौन कौन है और किस तरह से जवाब जो है वो आपको आते रहे हैं साथ साथ। ये बान की मून का है। ये कार्ड जब भी अकीदत को आया था। अकीदत को, अच्छा, ये अकीदत को रिसीव हुआ था उनके रिप्लाई के साथ। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा ये स्टीफन लोफन का है। अच्छा, इनको किसने लिखा था प्राइम मिनिस्टर खत? ऑफ स्वीडन, इनको मैंने लिखा था। इनको आपने खत लिखा था और क्या लिखा था ये भी मैं दिखाते चलूँ कि जब जब इनके जवाब जो हैं वो मिलते हैं तो उसके साथ ये पोस्ट कार्ड्स जो हैं वो भी भिजवाए जाते हैं। उसके अलावा अगला दिखाओ, ये भी बान की मून है, ये आपको आया था जो आपने उसमें लिखा था। और आई थिंक इसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी हैं। ये बिल गेट्स की जानिब से जब जवाब आया था तो ये जो अभी मेरे साथ बात कर रहे थे मौरिक ही बता रहे थे कि उनको एक फ्रेंडली कार्ड भी रिसीव हुआ था। तो ये वो कार्ड है जो बिल गेट्स की जानिब से इनको रिसीव हुआ और उसके अंदर जो है वो पूरी एक डिटेल जो है वो इन बच्चों के लिए दी गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ दीज किड्स कि ये छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास का स्टूडेंट है, 5th क्लास के स्टूडेंट है, लेकिन इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को बहुत ही लाइटली और अपनी इनोसेंस के साथ जो है वो अपने लेटर्स में लिखते हैं और फिर उन तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं। और जब जवाब रिसीव होता है तो इसका मतलब है कि उनकी उस आवाज़ को नोटिस किया गया है और अंडर कंसिडरेशन भी रखा गया है। सो वेल, थैंक यू सो मच मोरिक एंड अकीदत, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपने लेटर्स भी पढ़कर सुनाए एंड आई होप कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, लेकिन अपनी स्टडीज़ के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, स्टडीज़ भी साथ साथ कंटिन्यू रखना और इस चीज़ को भी जारी और सारी रखना। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब और उनसे हम बात करेंगे बागों के शहर लाहौर के बारे में, यानी कि लाहौर के बागात की बात की जाएगी। और वैसे भी मौसम सुहाना है, बहार जब आती है तो फिर दिल करता है कि आप बागों में जाएं और सैर करें और इस चीज़ को जो है वो एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल चाल है? और रज़ा भाई, कैसे मौसम जब सुहाना होता है तो आपको लाहौर शहर के बाग याद आते हैं जो अब शायद पार्क्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ बाग मौजूद हैं, जैसे शालामार बाग की बात की जाए तो वो अभी भी मौजूद है वहाँ पर और लोग जो है वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप क्या कहेंगे बागों के शहर लाहौर के बारे में? बागों का शहर लाहौर बड़ी पुरानी तारीख़ है बागों की यहाँ पे, और अगर आप इस्लामी तारीख़ लाहौर की उस की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं जो लाहौर में बाकायदा सेटल हुए, तो फिर आपको वहाँ पे उनका चौगान खेलना, यानी उस दौर की पोलो खेलना और इस तरह की सरगर्मियों के बारे में पता चलता है जो अंदरून शहर के बिल्कुल बाहर अनारकली के इलाके में बागात वगैरह थे। फिर उसके बाद सलातीन दिल्ली के बाद जब मुग़ल हिंदू में आए तो लाहौर में सबसे पहले मिर्ज़ा कामरान बेग ने बाग लगवाया और वो बाग आज भी कामरान की बारादरी की सूरत में आपको दरिया रावी के अंदर नज़र आता है। मुग़लों का सबसे पहला, उसी दौर में या थोड़े बाद ही बाग दिलकुशा बना। ये बाग बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे आजकल मकबरा नूरजहाँ, मकबरा जहांगीर और आसिफ जहाँ का मकबरा, ये सारे एक इलाके में एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में है। ये बागात लगाए गए और इस बाग की खूबसूरती ये है कि इसमें खजूरों के बेशुमार दरख्त हैं। यूँ लगता है कि जो ट्रेडर्स ताजिर आते थे तो अकबरी सराय में ठहरते थे, तो डेफिनेटली वो वहीं पे रहते थे और उनके साथ खजूरें और ये चीज़ें जो ये भी थोड़ा तासुर मिलता है कि शायद अरब ट्रेडर्स भी साइड पे आते होंगे लाहौर जैसे शहर में। और उस वक्त लाहौर का जो दरिया रावी है जो लाहौर के साथ बहता, ये उस वक्त बाकायदा एक
ऐसा दरिया था जहाँ पे जहाज़ रानी भी होती थी। तो यहाँ से ठट्ठा तक जहाज़ जाते थे, जहाँ पे ताजर अपना सामान जहाज़ों के ज़रिए से, यानी बहरी जहाज़ों के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचाते थे। ये उस दौर की बात है, आज के रावी की बात नहीं, जो बिल्कुल ही सूख हाल चुका हो है, चुका है, जिसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है। ये तो उस दौर की बात। अब उसके बाद बरतानवी दौर आ जाता है। सिख दौर में भी बागात लगे, जैसे शेर सिंह की बारादरी है, ये फतेहगढ़ का इलाका है, ये बागात पर ही मुश्तमिल था। शालामार बाग, उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है बाग के दौर पर। ये और ख़ूबसूरत बाग और आज भी कायम है मुग़लों का। सिखों के बागात में बहुत कम कायम है, लेकिन यादें हैं। बारादरी जैसे कोट ख्वाजा सईद में बारादरी शेर सिंह के नाम से है, उस ये भी बाग के इर्द गिर्द, बाग के दरमियान। अब तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा उस तरह से नहीं बचा कि पूरा जो बाग अब बस बारादरी रह गई है, बाग खत्म हो गए हैं। और इसके अलावा बारादरी शेर सिंह के अलावा फतेहगढ़ की बारादरी भी थी कुछ अरसा पहले तक। ये थी आज से 10-12 साल पहले तक ये फतेहगढ़ के इलाके में बारादरी के आसार थे और ये इलाका भी बाग पर ही मुश्तमिल था। लेकिन अब तो वहाँ पर सारी आबादी हो गई। ये चौबुर्जी जिसको आप एक राहदारी या एक आजकल मॉन्यूमेंट का जिसको दर्जा, बुनियादी तौर पर ये एक राहदारी थी, ड्योढ़ी थी उस बाग के अंदर दाखिले की, जिसे बाग ज़िबुन्निसा कहते हैं। अच्छा। और ये बाग ज़िबुन्निसा, नवाकोट, मोड़ समनाबाद का बहुत सारा इलाका इस पर मुश्तमिल थी। अब तो नामो निशान नहीं उस बाग का। यहीं पे करीबी बाग गुल बेगम था, जो उसकी बस दीवारें ही कायम है, ये रंजीत सिंह के दौर का था। इसके बाद आप अनारकली के करीब आते हैं तो अनारकली बजाते खुद बाग था, बागे अनारकली था। अच्छा। अब जिसमें अनारकली का मकबरा था, ये बागे अनारकली के नाम से जाना जाता था। इसी में ही आगे नखले वजीर खान बना। बाद में वजीर खान, नवाब वजीर खान ने एक अपना बाग लगवाया और उसकी बारादरी आज भी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वो बारादरी नज़र आती है। तो ये बागात। अब फिर आ जाता है बरतानवी दौर में 2 बागात या पार्क्स, उनका जिक्र मिलता है ज़्यादा। एक तो लॉरेंस गार्डन, जिसको बाग जिनाह कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत है और आज भी अपनी मिसाल आप है लाहौर शहर के अंदर। और फिर इसके साथ ही मिंटो पार्क, इकबाल पार्क या ग्रेटर इकबाल पार्क, ये नाम बदलते बेशक, लेकिन कई अब बूढ़ों से पूछते हैं, मोहम्मद लोगों से पूछते हैं तो वो मिंटो पार्क ही कहेंगे या गुड्डी ग्राउंड कहेंगे। अच्छा। कि जहाँ पे पतंगे भी उड़ाई जाती थी। लेकिन अब तो चेंज हो गया वो कल्चर, अब वहाँ पे मंजर बदल गए, तो नहीं, अब तो पार्क बन गए और कंक्रीट थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो तब्दील होती बिल्कुल शिमल, दिलचस्प ये है कि जहाँ तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ हम कंपेयर करते हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ भी कदम उठाए हैं, बल्कि इनकलाब टेक्नोलॉजी का उधर से ही आया है, साइंस और टेक्नोलॉजी उधर से ही आई है। लेकिन अगर आप देखते हैं उनके शहर, उनके कस्बे जो रवायती हैं, वहाँ पे वो उन रवायती कस्बों को उसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं, वजह यह है कि कल का जो आने वाली नस्ल है उसने देखना है कि 1960 में लाहौर का ये इलाका कैसा था। हाँ। तो उसको ऐसा होना चाहिए। ये हमारी हुकूमतों को ये देखना होगा, जो इदारे काम करते हैं शहर की तरक्की के हवाले से, कि नई बिल्डिंग्स बनाने से शहर तरक्की नहीं करते। बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं, आइडियाज नए आ जाते हैं। बिल्कुल सही। सोचें नहीं आ जाती हैं, तालीम की तरफ, साइंस की तरफ और नए शहर बसाएं, बजाय इसके कि पुराने शहर को ही पुरानी चीजें खत्म करके नई चीजें जो है वो बनाती जाएं। क्योंकि पुरानी चीजें इस बात की इक्कासी करती हैं कि इस शहर में पानी का निज़ाम कैसा था, इस शहर में ईंट कैसे बनती थी, इस शहर हर जो टेक्नोलॉजी, एक तारीख है आपका एक माजी है जिसको आप सिमल, जो भी टेक्नोलॉजी है तामीरात के अंदर वो इर्तिका पजीर है। और आपका शहर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक इलाके में जाके एक ईंट देखें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उस दौर में ईंट इस तरह की बनती थी, उस दौर में टेक्नोलॉजी ये थी। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है जो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी भी उठा रही है कि चलो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरा है इंटेंजिबल हेरिटेज, यानी ये बात हम कर रहे थे बागों की, टेंजिबल हेरिटेज की, यानी वो जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज ये है कि आपकी रवायात, इस शहर की रवायात है। मुझे कल परसों एक शख्स बड़ा माहिर हिस्टोरियन वो कह रहा है कि द सिटी ऑफ लाहौर, द ओल्ड सिटी इज़ डाइंग।
मुझे समझ नहीं आई कि कैसे मारा। वो कहते हैं कि इसकी रवायात दम तोड़ रही हैं, कमर्शलाइजेशन और कम इतना ज्यादा आ रहा इतना ज्यादा है, हो वो जो गया, रवायती बिल्कुल, लाहौरी बिल्कुल। पन है जिसमें आपको जिंदा दिलान लाहौर कहते हैं, वो बदल रहा है। अल्लाह ना करे वो वैसे कभी खत्म हो, क्योंकि वो लाहौर की पहचान लेकिन है। वो एक मसला है, जब आप किसी शहर के किसी बाजार में दाखिल होते हैं तो आपको थड़े मिलते थे, वो थड़े जहाँ पे रात को रात गए तक लोग बैठते लोग थे, अपने बैठकर मोहल्ले बैठक के लगाया मसाइल करते थे। गुफ्तगू करते थे। बिल्कुल। फिर होते थे तकिए, जहाँ पे हफ्तावार लोग बैठते थे, जब फ्री डे उनका होता था वहाँ पे जाके एक दूसरे के मसाइल, एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते थे। अदबी बैठकें हुजूरी बाग जैसे इलाकों में हुआ करती थी, वो अदबी बैठकें अब ख़त्म हो गई। वो अदबी अब आप वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आप वहाँ पे अब बैठ ही आपने नहीं सारी सकते। चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही कहा कि खत्म और कर दी गई। फिर बहुत अच्छा, सारे ऐसी रवायतें हैं जो मुशायरे लाहौर के अंदर हुआ करते थे, स्ट्रीट्स के अंदर। यानी आप गए, अदबी साइड जो थी, यानी आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं 90s से लेकर 2006-5 तक कहीं ना कहीं राब्ता रहा है, पढ़ता भी रहा। अब होता ये था कि जब वर्ल्ड सिटी चक्कर लगाते थे तो किसी न किसी नुक्कड़ पे कोई ना कोई तमाशा करने वाला या कोई ना कोई पब्लिक स्पीकर होता था जो इलाके के या शहर के या सियासत पे ही बहस कर रहा होता था। वो लाहौर के हाइड पार्क बने हुए थे, ये पार्क, ये बागात, ये गली कूचे, अच्छा ये रज़ा भाई, बागीचे, अभी ये सब अभी खत्म अभी हो हम गए। बागों और पार्क्स की बात कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि जिद्दत जैसे जैसे आती जाती है चीज़ें नई से नई बनती जाती हैं। बागात की जगह पार्क्स ने ले लिए, जिसमें नए नए पार्क हैं। गुलशन इकबाल पार्क है, जलानी पार्क की अगर हम बात करें। लास्ट पार्क लाहौर में इस तरह का बड़े लेवल का कब बना था, और अब जो छोटे छोटे पार्क्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये इनफ रिप्लेसमेंट हैं जो कभी बागात हुआ करते थे उनकी? नहीं, ये नहीं हो सकते। वजह यह है कि अगर आप लाहौर का 1902 या 3 का नक्शा है, फ़कीर सैयद एजाजुद्दीन की एक किताब है रेयर मैप्स ऑफ पाकिस्तान, उसको अगर आप देखने का मौका मिलता है तो आपको बड़े मुख्तलिफ किस्म के नक्शे मिलेंगे। 1901 या 2 का नक्शा है मेरे जहाँ तक याददाश्त पड़ती, उस नक्शे में लाहौर में तकरीबन 200 के करीब वेटलैंड्स थी। अच्छा, यानी वो इलाके जहाँ पे पानी जमा है, जैसे जहाँ पे परिंदे, आबी परिंदे आके ठहरा करते थे। ये सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसके अंदर 200 जगहें ऐसी थी जहाँ पे आबी परिंदे यानी वो वाइल्ड डक्स आया करती थी, मुर्गाबियाँ आया करती थी। अब वो कहाँ गए? ख़त्म हो गए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको वो ग्रीन एरियाज पैदा करने पड़ेंगे यहाँ के माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए, यहाँ की रवायात को भी वापस लाने के लिए, बिल्कुल वरना ये दौड़ लगी रहेगी, धुआं बढ़ता चला जाएगा और धुआं हमारी जिंदगी, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता रहेगा। जैसे इस साल हुआ, एक नई चीज सामने आई, स्मोग की सूरत में, और कितनी शदीद थी वो कितनी शदीद थी, और उसके इफेक्ट्स कितने ज़्यादा थे, जो लोग बेचारे परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, और अब क्या एक्सपेक्ट करें कि हर साल ऐसा होगा। जी बिल्कुल। और दूसरा सिमिल, जैसे आप बात कर रहे हैं इंटेंजिबल हेरिटेज की, यानी आप ये देखें कि जो स्ट्रीट्स में गेम्स होती थी वो कहाँ गई? वो जो घरों की छतों पे लड़कियां खेला करती थी और वो खेलने, अब वो सारी गेम्स अब अगली जनरेशन जो आएगी उसको शायद क्रिकेट का पता होगा, टेबल टेनिस का पता होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि छतों में क्या टापू कैसे खेलते थे, गुल्ली डंडा किस तरह खेला करता था, पकड़ पकड़ाई क्या हुआ करती थी। लेकिन ऐसा भाई, इसमें मैं मेन कसूरवार टेक्नोलॉजी को भी ठहराऊंगी। ये जो हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, ये जो टैबलेट्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, इसने जिंदगी इतनी लिमिटेड कर दी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज और वो जो एक शुगल हुआ करता था, एक मजा हुआ करता था, वो कहीं रह गया। बात आपकी सही है। क्या गोरे ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है? वो तो 200 साल पहले क्रिकेट इजाद हुआ था, उसकी रवायती खेल हमने अपना लिया है और अपने रवायती खेल हमने दफन कर दिए हैं। क्या बेसबॉल खेलना उसने छोड़ दिया है? वो बेसबॉल को भी 100 साल से ज्यादा हो गया बने हुए। क्या फुटबॉल खेलना खत्म हो गया? डिपेंड करता है कि वो क्या चीज ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट करते हैं, और जो ज़राए इब्लाग हैं वो किस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ये भी बड़ा मानी रखता है। अगर ज़राए इब्लाग में हमारे रवायती खेल, हमारे रवायती जो हमारी सकाफत, इसको उजागर किया जाता है तो डेफिनेटली वो लोग, दूसरे लोग जो हैं वो भी उसकी तरफ चलेंगे और फिर अल्टीमेटली कोई बेहतरी आएगी और वो गेम्स प्रोटेक्ट हो जाएंगी। वरना
ये मुझे नहीं लगता कि हम जिस तरह से भाग रहे हैं और हम वेस्टर्नाइज्ड सोचें ला रहे हैं, आगे की तरफ भाग रहे हैं और पीछे वाला पीछे रहता जा रहा है। ये ना हो कि आगे से भी कुछ ना मिले और पीछे वाली चीज जो है वो बहुत पीछे रह जाए और आप कहीं बीच में जो है वो मोहलिक होकर रह जाएं। वेल, थैंक यू सो मच रजा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह के खूबसूरत मौसम में बाहर जिस तरह का मौसम है, बागात की बात करके मूड और अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो सेगमेंट शामिल करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास है चारकोल। चारकोल पर फ्लैट 30% तक आपको ऑफ मिलेगा। इसके बाद है जी रॉयल टैग, जिस पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स कुर्ता कलेक्शन जा सकते हैं। वहां जाकर आपको स्टिच्ड अनस्टिच्ड ढेरों कलेक्शन जो है वो मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो हैं अवेलेबल हैं। ज़रूर विजिट कीजिएगा सलीम फैब्रिक्स, लिबर्टी मार्केट। और अगर आप हाइपर स्टार जा रहे हैं, अब आपको बताएं हाइपर स्टार में मिचल्स टमाटो केचप है जी 800 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 190, प्रमोशनल प्राइस है 169। आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डेनी पावर बैंक है, PB42 उसका मॉडल नंबर है, रिटेल प्राइस है 799, प्रमोशनल प्राइस है 599। आप 200 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। ओपन मार्केट से सब्जियों और फलों की बात होगी आज के भाव में। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी नरखनामे का स्टेटस क्या है? मार्केट में आज जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें तो मुस्तहकम है। जो गैर मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में 4 से 5 रुपये तक फी किलोग्राम जो है वो इजाफा आज देखने में आ रहा है। आज ज़रिए इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है। इसके मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कुछ आज इस तरह से हैं। इनमें जो आलू है वो 19 रुपये, इसके अलावा प्याज 24 रुपये, टमाटर 32 और लहसुन देसी जो है वो 296 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसके अलावा लहसुन चाइना 297 रुपये, अदरक थाईलैंड 85 रुपये और अदरक चाइना जो है वो 106 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट में आज फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंगन है 24 रुपये, खीरा 38 और करेले 64 रुपये। इसके अलावा पालक जो है वो 13 रुपये और लीमू चाइना 53 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट में आज फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेठा 27 रुपये और मेथी 20 रुपये। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों में जो मूंगरे हैं वो 47 रुपये, बंद गोभी 18 रुपये, फूल गोभी जो है वो 27 रुपये और घिया कद्दू की कीमत इंतज़ामिया ने आज 33 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मुतय्यन की है। इसके अलावा मॉडल 17 रुपये, सब्ज़ मिर्च 58 रुपये, शिमला मिर्च 53, अरवी 40, भिंडी 64 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट में आज फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो मटर हैं वो 47 रुपये, इसकी कीमत में जो है वो बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। 3 से 4 रोज़ में ये 13 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो महंगे हो गए हैं। इसके अलावा मूली 6 रुपये और टिंडियाँ फार्मी की कीमत इंतज़ामिया ने आज 33 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मुतय्यन की है। इसके अलावा गाजर देसी 18, गाजर चाइना 33, साग 18 और शलजम की कीमत तौर पर कमी के बाद 11 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मुतय्यन की गई है। इसके अलावा जो चिकन की कीमत है, मुर्गी का जो गोश्त है वो 148 रुपये फ़ी किलोग्राम पर मुस्तहकम है। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। ज़ेनिथ शॉप पर नाज़रीन अगर आप जाने तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 298 रुपये किलो में और मटन है जी 750 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 570 में और मटन कीमा जो है वो अवेलेबल होगा ज़ेनिथ शॉप पर 990 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 102 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त है जी 148 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में रहू फिश है 299 में, रिवर सोल है 849 में और फ्रोज़न पिंगासिस फिश बिस्किट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे 399 में। इसी के साथ परचून से अंडे जो हैं वो आपको मिलेंगे। अंडों की कीमत में कमी आई है और अंडे आपको मिलेंगे परचून से 118 रुपये में, थोक से 116 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल हैं 117 रुपये में। जी, और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। जी, टुडेज डायरी में स्प्लिट मूवी लगी हुई है 5 बजे आपको बताएं सिनेस्टार टाउनशिप में, 5:15 बजे और 7:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में।
रेजिडेंट एविल द फाइनल चैप्टर 2D 3 बजे और 7 बजे लगी हुई है सिनेस्टार टाउनशिप में। थोड़ा जीले 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 5 बजे और 8 बजे एबट रोड फ्रेंड्स। तीन बहादुर रिवेंज ऑफ बाबा बालम 4:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और दोबारा फिर से 9 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 107.6, कीमत फरोख्त है 107.9। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 134.5, कीमत फरोख्त है 136.25। यूरो की कीमत खरीद 114.5, कीमत फरोख्त है 115.7। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 28.65, कीमत फरोख्त है 28.85। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 29.4, कीमत फरोख्त है 29.65। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 341.5, कीमत फरोख्त है 344। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 80, कीमत फरोख्त है 80.8। जैपनीज येन कीमत खरीद है 0.89, कीमत फरोख्त है 0.92। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 103.75, कीमत फरोख्त है 104.65। और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमत खरीद है 81.5, कीमत फरोख्त है 82.35। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। मौसम अच्छा है, खूब इंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।